to go and get your MRI heart. Anybody who's above the age of 10 years, 15 years must get an MRI of the heart. ये MRI हार्ट आप करा लीजिए. तो हमने MRI हार्ट किया है सब हमारे पेशेंट्सों को, और इसमें क्या है, वेरी सिंपल है. तो आप देखेंगे ये हमारे लिए, आपके लिए नहीं, मगर जानकारी आपको होना चाहिए. ये नॉर्मल हार्ट है, ये नॉर्मल हार्ट है. इसमें आप देखेंगे आयरन इतना ही होता है, और आप देखेंगे थैलेसीमिया में आयरन ज़्यादा बढ़ गई तो देखो आपका हार्ट काला बन जाता है. आपका हार्ट लोहे से gets filled with iron and cannot function. It becomes hard-hearted and therefore it cannot contract. So the heart is the organ that takes the major whacking first. और आप देखेंगे ये MRI जो हम कहते हैं, MRI आप सिर्फ हार्ट के लिए नहीं, ये आप देखिए ये हार्ट में आयरन कितना ब्लैक हो जाता है. और ये लिवर देखिए आप, you see the liver how it is on MRI, it looks like this. आयरन बढ़ गया तो ये भी काला हो गया. Yeah, not only black tongue, but you get a black heart and you get a black liver. और आप पिट्यूटरी देखेंगे तो आप पिट्यूटरी भी और पैंक्रियास भी, आपकी पैंक्रियास, इसमें कोई डायबिटिक्स है यहाँ पर? इसमें कोई भी डायबिटिक है? कौन डायबिटिक हो आप? या तो आपका MRI किया है पैंक्रियास का? आपका पैंक्रियास का MRI करवाना चाहिए. आप मुझे बाद में मिलना या किसी को भी मिल देना, हम आपको एक कर लेंगे. तो ये MRI है. MRI आप सिर्फ हार्ट का नहीं, आप लिवर का कर सकते हो, पैंक्रियास का, पिट्यूटरी. ये पिट्यूटरी आप छोड़िए, पिट्यूटरी में क्या है, ये मास्टर ऑर्गन है आपकी ग्रोथ, आपका बिल्कुल सब एक्टिविटी पिट्यूटरी से होता है. यानी कि MRI आप कर सकते हो, और MRI ना आप हार्ट का ही, मगर MRI आप सब ऑर्गन्स का कर, हार्ट, लिवर, पैंक्रियास, ब्रेन. तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लिवर. अभी टाइम की वजह से मैं ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, मगर इसके बाद, और मैडम आपको एक्सप्लेन करेगी, इसके बाद आयरन सिर्फ आपका हार्ट में नहीं मगर आपके लिवर में भी, इट गोज इनटू योर लिवर एंड इट डैमेजेस द लिवर. और आप सुने होंगे कि आपका लिवर एनलार्ज हो जाता है, लिवर में फाइब्रोसिस हो जाती है. तो हम मैडम आबा के पास जाएंगे तो आबा आपको फटाफट बोलेंगे कि बाबा लिवर बायोप्सी करो. शायद वो कहेगी कि लिवर बायोप्सी नहीं करो, आजकल लिवर बायोप्सी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप MRI करके आइए. फिर भी हमें बताओ आपको, ये आप नॉर्मल लिवर आपने पिक्चर बताया और MRI कर लिया, और इसके आयरन कितनी डिपॉजिट हो गई है, इसमें हो गया. दूसरी अभी नॉन इन्वेजिव टेस्ट भी आए MRI से अलावा. हम उनको लिवर सोनोग्राफी है या इलास्ट्रोग्राफी है, हम कहते हैं ये नई टेक्निक्स है. जानकारी आपको होना चाहिए कि लिवर जैसे आपका हार्ट MRI और एको करते हो, विच इज़ सोनोग्राफी. You can do a sonography of the liver, which is called elastography, and you can do an MRI of the liver. ये स्कैन है, और इससे हम लिवर को ये करते हैं. यानी कि आपका लिवर देखने में आप लिवर बायोप्सी कर सकते हो, जो गोल्ड स्टैंडर्ड हम कहते हैं फॉर फाइंडिंग आउट कि आपकी लिवर कितनी बैड डैमेज हो गई है. मगर ये सोनोग्राफी या इलास्टोग्राफी वो भी लिवर की हो सकती है, और उसमें भी आपको जानकारी मिलेगी. सो हम ये कहते हैं कि नो बोन डिजर्व्स टू ब्रेक एंड द हार्ट इज द मेजर कॉज. मगर इफ़ यू हैव नथिंग रॉन्ग विथ योर हार्ट एंड योर लिवर जो होती है, और इसमें से कितने बच्चे लोग को फ्रैक्चर या बोन्स की प्रॉब्लम है, आप 15 साल के ऊपर हो तो आपके बोन्स अब यहाँ पर आ नहीं सकते. यू वुडंट हैव एबल टू वॉक एंड कम हियर अनलेस योर बोन्स वर हेल्दी एंड वर एबल टू कैरी यू हियर. तो आपके बोन्स को आपको संभालना पड़ेगा. यानी कि आपका हार्ट से आपकी मृत्यु हो सकती है, लिवर से आपको क्रॉनिक डिजीज़ हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, और आपके बोन होने पर बोन फ्रैक्चर हो जाती है. ये हमारे पेशेंट्स है, ये चिंटू भाई है, आप जानते होंगे, इनका फ्रैक्चर है उनको, और ये दूसरे है. अब बोन्स बेंड हो जाती है, बोन्स या बेंड हो जाती है या बोन फ्रैक्चर होती है. आप देख सकते हो 10-15 साल के बाद क्या होता है, ऑपरेशन करना पड़ता है. हिप पर बहुत तकलीफ हो सकती है, चलने में हिप पर पेन हो जाती है, और फिर इसमें बहुत दिक्कत हो, लॉट्स ऑफ पेन, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन ऑल दीज ऑर्गन्स, एंड देयरफॉर यू हैव टू डू ऑपरेशन टू कीप द हिप एंड ऑल द बोन्स. तो इस कंडीशन को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं. आप 50, 60, 70 मेरी उम्र पर हो गए तो आपके बोन्स वीक होते हैं बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. बोन्स में से कैल्शियम विटामिन डी निकल जाती है, तो इस कंडीशन को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं. इसको ना होने के लिए आपको कैल्शियम और विटामिन डी की बहुत ज़रूरत है. आपको लिए हम क्या कहें, व्हाट विल आई टेल ऑल आवर थैलेसीमिक पेशेंट्स, वॉक एवरी डे एज मच एज यू कैन. जॉगिंग नहीं करना, वॉक एज मच एज यू कैन इन द सन. बेस्ट एक्सरसाइज फॉर यू विच इज नॉट वेट बेरिंग इज स्विमिंग. अगर आप स्विमिंग, कहाँ पर भी स्विमिंग पूल मिल सकता है तो स्विमिंग पूल पर जाइए, स्विम, बिकॉज मस्कुलर स्केलेटल एक्सरसाइज बेस्ट स्विमिंग है. ये ना हो तो वॉक करिए, पागल जैसे आप वॉक करते जाइए. आप किधर भी जगह वॉक करना, सन के अंदर वॉक करिएगा,
3 ग्लास दूध पीने का, थोड़ा कैल्शियम विटामिन डी की गोली खाते जाइए आप, तो आपके बोन्स अच्छी रहेगी। तो आपको ना डॉक्टर ममता जहाँ मुझे आपको मिलना पड़ेगा, और ये एक्सपेंसिव दवाइयाँ जो कहते हैं HRT और ये, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं ये एक दवा ये है, और हम इस दवा से ऊपर बहुत खुश है। जो आपके बोन्स में दर्द हुआ, एनी ऑफ योर थैलेसेमिक्स यू गॉट बोन प्रॉब्लम्स एंड बोन पेन्स, we use this drug called Mia Calcin. We are very, very happy. Agar you have got any pains in the bones, please contact one of your doctors who will be looking after you. We will help you. It's about 2 months treatment. Nasal spray है, आप Mia Calcin देना और आपका दर्द, पैर का दर्द निकल जाएगा, राइट? ये तो हम नहीं बात कर रहे, मैडम आ गई है और इनको आपको चिलेशन का सब सिखाएगी, लेकिन ये पुरानी दवा है। काफ़ी पेशेंट्स हमारे डेस्फेराल पर या इंजेक्शन पर वर टेकिंग, और आप देखेंगे 15 इयर्स और 50 साल का अगर आप गुजर गए, वहाँ तक पहुँच गए, तो आप देखिए इन 15 years a child by 15 years takes how many injection blood units, कितना उनको इंजेक्शन, how much money has been spent on this medication, और कितने घंटों के लिए you put iron needle into your stick because of desferal, या और अगर यू लिव अप टू 50 years, यू कैन सी और ज़्यादा ये बढ़ जाता है। तो आप देखेंगे उसकी वजह से नई दवाइयाँ आ गई है, और ये दवा मैडम आपको समझा लेगी। लेकिन इन एंड मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप थैलेसेमिक हो या आप यहाँ पर जो भी थैलेसेमिक्स है, ऑल आवर थैलेसेमिक्स मस्ट डू द फॉलोइंग। ये टेस्ट आपको करना ही होगा, या और ये क्या है, हम आपका हार्ट संभालेंगे, हार्ट और लिवर। तो आप हर साल में, 1 साल में नहीं तो 1-2 साल के अंदर MRI हार्ट और लिवर करते जाइए। जो थैलेसेमिक पेशेंट्स हमारे MRI हार्ट और लिवर नहीं करे हो, प्लीज़ आपके डॉक्टर को कांटेक्ट करिए। विनय साहब बैठे हैं या मैडम बैठी है, आपको मदद करेंगे कहीं भी रीड से। एक आपका डेक्सा स्कैन कर लीजिए। डेक्सा यानी आपके बोन्स की हालात कैसी है, इसमें हम डेक्सा कहते हैं, और या BMD जो कहते हैं हम। एक्सरे की ज़रूरत नहीं है, सोनोग्राफी हाँ हो सकता है आपके लिवर के लिए, मगर आपका ये हेपेटाइटिस B, C और HIV साल में once a year you must do that। और अगर आप ये न्यू ड्रग्स पर हो, डेसीसेरॉक्स में, तो आपको ब्लड में और ये क्रिएटिनिन और फेरेटिन आप मत भूल जाइए। काफ़ी पेशेंट्स हमारे आते हैं जो फेरेटिन नहीं करते हैं। आपका फेरेटिन once in 3 months ज़रूर करना। तो क्या करेंगे आप, every 3 months you will do your ferritin, every once a year you will do your MRI heart and liver, every once a year you will do a DEXA scan, एंड ये कैल्शियम वगैरह आप कर सकते हो। वायरल मार्कर्स, या कि आपको हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, HIV ना हुआ, तो आपकी ज़िंदगी बेटर, यू लिव अ बेटर लाइफ, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, इट इज़ कॉल्ड क्वाली। यानी कि आपके कॉम्प्लिकेशंस ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो सकती है। व्हेन द सॉल्यूशन बिकम्स द प्रॉब्लम, राइट सर, the solution has become the problem, you are giving iron and this iron is getting deposited into heart, liver, bones, endocrine। तो आपको आपका हार्ट, आपका लिवर, आपके बोन्स को संभालना ही पड़ेगा। संभालने के लिए प्रॉपर चिलेशन, मैडम आपको लेक्चर देगी, चिलेशन कैसा करना और कैसा आपका आयरन कमती करना, हाउ यू हैव टू मेक इट लेस। ये आप छोड़ दीजिए, खाली हम ये ड्रग की हम बात कर रहे हैं। कई पेशेंट्स, आपको कोई भी हाइड्रोक्सी यूरिया पर है यहाँ पर, एनी पेशेंट्स ऑन हाइड्रोक्सी यूरिया? सिर्फ मैं आपको कहता हूँ नहीं कि ये मैजिक ड्रग है, पर हमारे ग्रुप में से, I don't know what madam your experience is, but in the 60 patients that I look after at Nanavati, 6 have been off transfusion completely for the last 6 years, 7 years, 8 years on hydroxyurea. This is a very good drug, but it has to be done under care, supervision, and और आपको तो पता है फाइनली ट्रीटमेंट तो स्टेम सेल थेरेपी है, स्टेम सेल। लेकिन ये मैं हमेशा बताता हूँ, प्रिजर्व थ्रू द डिफिकल्ट पैचेस, बिकॉज बेटर टाइम्स आर श्योर टू कम। आप पॉजिटिव अप्रोच रखिए। व्हाट विल यू डू आफ्टर दिस लेक्चर? आप जाके अभी फेरेटिन करवा लेना। अगर एनी ऑफ यू हैव नॉट डन योर फेरेटिन, प्लीज़ डू योर फेरेटिन। आज ही आपको फेरेटिन की ज़रूरत है, नहीं किया होगा तो घर पर जाके देखिए आपका हार्ट, लिवर, बोन्स का कोई टेस्ट हुआ है कि नहीं, ये कर लीजिए, और इमीडिएट आपके लोकल पीडियाट्रिशियन या कोई भी उनको जाके मिलिए। थैंक यू वेरी मच। You've taken out the pen?
कोई क्वेश्चन है बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर कम? कोई भी क्वेश्चन होगा बोलो मैम, लाउडली. Well, you know, heart does not get involved, madam, before the age of 10 or so. It takes a number of years before the heart gets involved. And it's very difficult to do MRIs. You have to hold the breath and things like that. Also, it costs $5,000. So I'm just saying that 5,000 may not be a large amount, but I would say above the age of 10. There is no absolute. We have had children who are 6 years old, whose MRI has shown a severe heart involvement. We have children who are 16-year-old who do not have. But if you're asking me an age, 10 years. If you're asking me an age when you start looking after your bones, 10 years. But this has to be done from the beginning. Agar today, if you're taking proper chelation, you should not get there. You should not get Hep B, Hep C, HIV. You should not ever reach an MRI department for it, which means proper chelation. ये सब कहने के बावजूद भी the idea is that your ferritin should be less than 1000. कान पकड़ के आप लोग सबको बोलना चाहिए, कान पकड़ो जिसका फेरिटिन 100,000 के ऊपर है. यू हैव टू, कितने इसके आप में इसमें से 1000 के ऊपर है? और अरे बापा तारो में 1000 ने ऊपर है. हाँ, नॉट अलाउड. कान पकड़ो, सबका फेरिटिन नेक्स्ट 1000. नेक्स्ट मीटिंग मैडम हो करेगी, उसके पहले सबका फेरिटिन मस्ट बी लेस देन 1000. कुछ भी करो मगर फेरिटिन मस्ट बी लेस देन 1000. ऑलराइट अनिल साहब, you'll agree with me? नहीं सर, we'll have question and answers afterwards. પછી લઈશું. We'll have question and answer हम बाद में लेंगे, पहले लेक्चर होने के बाद. थैंक यू डॉक्टर मर्चेंट. हमारा एक पूरा क्वेश्चन आंसर सेशन है. मेरे टॉक के बाद डॉक्टर ममता बात करेंगी और उसके बाद विनय शेट्टी जी बात करेंगे. फिर इमरान थोड़ी देर हमारे साथ बात करेगा. उसके बाद हमारा पूरा सेशन सिर्फ आपके प्रश्नों के लिए है. तो आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं आप लिख लीजिए और फिर हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. डॉक्टर मर्चेंट ने आपको थैलेसीमिया में क्या क्या होता है, क्या क्या मॉनिटर करना चाहिए, बहुत अच्छी तरह बताया. अब मैं थोड़ा सा आपको हेपेटाइटिस सी के बारे में बताऊंगी, और इसलिए क्योंकि आज हम खास हेपेटाइटिस सी के बारे में बात कर रहे हैं और हमने ये डिस्कस किया कि जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं उनमें हेपेटाइटिस सी का प्रॉब्लम ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है क्योंकि ये ब्लड से ही आता है. तो ये हेपेटाइटिस बेसिकली है क्या? हेपेटाइटिस सी ये एक बीमारी है, एक वायरस है, कीटाणु है जो ब्लड से आता है. और ये वायरस जो है इसकी जो डिस्कवरी है वो 1990 में हुई, 1990 में हुई, मतलब काफ़ी साल पहले हुई. उसके पहले जिसे भी ब्लड मिलता था लोगों को पता ही नहीं था कि हेपेटाइटिस सी नाम की क्या चीज़ है. वो 1990 में पता चला कि ये वायरस है. ऐसा पता था कि एक वायरस है जो हेपेटाइटिस ए नहीं है और बी नहीं है, जिसे हम नॉन ए नॉन बी बोलते थे, मगर ये हेपेटाइटिस सी है ये किसी को मालूम नहीं था. और 1990 में इस वायरस को, जो ना ए था ना बी था, जो ब्लड से एक से दूसरे को होता था, उसे हेपेटाइटिस सी बताया गया. और ये वायरस ब्लड के मात्रा द्वारा शरीर में आके लिवर में बैठ जाता है. लिवर में ये धीरे धीरे मल्टीप्लाई करता है, उसकी पॉपुलेशन उसकी बढ़ती है और वो धीरे धीरे लिवर को डैमेज करता है. कई तरह के हेपेटाइटिस सी वायरस हैं, टाइप 1 से लेकर टाइप 6 तक. इंडिया में हम ज़्यादातर टाइप 1 और टाइप 3 देखते हैं. ये दो वायरस हम ज़्यादा देखते हैं. टाइप 1 जो है वो ज़्यादातर हम साउथ इंडिया में देखते हैं, टाइप 3 ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में देखते हैं, और हम महाराष्ट्र में तो दोनों टाइप 1 और 3 दोनों देखते हैं. 1 जो है वो धीरे धीरे काम करता है, ज़्यादा लिवर को ज़्यादा सिवियरली डैमेज करता है, ज़्यादा मात्रा में डैमेज करता है, और 3 रिलेटिवली कम मात्रा में डैमेज करता है. 1 को शरीर से निकालना, जड़ से निकालना ज़्यादा मुश्किल है, 3 को निकालना थोड़ा ज़्यादा आसान है. और ट्रीटमेंट में भी 1 अच्छी तरह रिस्पॉन्ड नहीं करता जितनी तरह 3 रिस्पॉन्ड करता है. उसके बारे में हम बात करेंगे. तो ये हेपेटाइटिस सी पूरे जग, पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस सी है. और फ़र्क इतना ही है कि हेपेटाइटिस सी का जो टेस्टिंग है वो इंडिया में वायरस डिस्कवर होने के 11 साल बाद शुरू हुआ. मतलब 1990 में ये वायरस
डिस्कवर हुआ, मगर उसका टेस्टिंग हमने सिर्फ 2001 में गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया कि ब्लड बैंक्स को इसका टेस्ट करना चाहिए, जबकि विदेशों में इसका टेस्ट 90 में डिस्कवर हुआ, 91, 92 में सारे ब्लड बैंक्स ने वहाँ करना शुरू कर दिया। तो ये एक बड़ा फ़र्क है और इसके कारण हमारे देश में हेपेटाइटिस की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है। तो हेपेटाइटिस सी कितना है इंडियन पॉपुलेशन में? अबाउट 2% लोगों को, पूरा जनरल पॉपुलेशन, मैं थैलेसीमिया की बात नहीं कर रही यहाँ, अगर पूरी जनरल पॉपुलेशन ले तो 2% लोगों को हेपेटाइटिस सी है। और इस कैलकुलेशन से 12 मिलियन लोग, मतलब 120 करोड़ लोग, 1 करोड़ लोग इंडिया में हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव हैं। थैलेसीमिया मेजर में 2% से कहीं ज़्यादा है, और इसके बारे में मैं बात करूंगी जो हमने टेस्टिंग किया कि थैलेसीमिया मेजर के अबाउट 15,000 पेशेंट हैं पूरे देश में जिससे हेपेटाइटिस सी है। तो एक बार किसी को हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन हो जाए उसके बाद क्या होता है? हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन के बाद, जैसे मैंने बोला कि ये वायरस जब इन्फेक्शन होता है तो पता नहीं चलता। जैसे हमें अगर हेपेटाइटिस ए वायरस है, हम बोलते हैं ना उसे पीलिया हो गया, तो वो हेपेटाइटिस ए वायरस या ई वायरस से आदमी को पीला हो जाता है, आँख पीली हो जाती है, भूख कम हो जाती है, कुछ करने का मन नहीं करता, बुखार आता है। मगर हेपेटाइटिस सी में जब हमें इन्फेक्शन होता है तो कोई भी सिम्टम्स नहीं होते। तो जब हमें इन्फेक्शन हो, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें हेपेटाइटिस सी हुआ है। हमें कब पता चलता है कि हेपेटाइटिस सी हुआ है? अगर हम रेगुलर टेस्ट करते रहें, जैसे डॉक्टर मर्चेंट ने कहा कि जो हाई रिस्क पेशेंट हैं, जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं या जो डायलिसिस करवाते हैं वो पेशेंट्स हैं, इनमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो या तो हम उनमें लगातार टेस्ट करते रहें और आपको पता चलेगा कि हाँ हमें हेपेटाइटिस सी हुआ है। जब आप सबको हेपेटाइटिस सी हुआ, क्या आपको आइडिया था कि आपको हेपेटाइटिस सी हो सकता है? नहीं, क्योंकि पता ही नहीं था कि हेपेटाइटिस सी है, उससे कोई सिम्टम्स ही नहीं हो रहे थे। सो ये इसका एक तरह से प्रॉब्लम भी है, क्योंकि ये शांत रहता है और पता नहीं चलता, इसलिए ये बहुत सालों तक लिवर में डैमेज धीरे धीरे करता रहता है। और कब पता चलता है कि हेपेटाइटिस सी है? जब हेपेटाइटिस सी से सिरोसिस हो जाए। सिरोसिस का क्या मतलब है? सिरोसिस का मतलब है कि लिवर सिकुड़ जाता है, स्कार हो जाता है, छोटा हो जाता है, और उसके कारण जो लिवर के फंक्शन हैं, क्या फंक्शन होते हैं लिवर के? एक तो है कि जो हमारे ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो बनाता है, एक प्रोटीन होता है जिसे हम एल्ब्यूमिन बोलते हैं, वो लिवर बनाता है। जितने भी हमारे शरीर में हम कचरा खाते हैं, टॉक्सिन्स खाते हैं, वो लिवर उसे छान लेता है, सब टॉक्सिन्स को लिवर शरीर से निकाल देता है। ये कुछ फंक्शन है सारा। अगर हम स्टार्व कर रहे हैं, बहुत दिनों तक खाना नहीं खा रहे हैं, तो लिवर हमारा खाना स्टोर करके रखता है, और जब शरीर को ज़रूरत पड़े, जब शरीर पे स्ट्रेस हो, तो ये शरीर के लिए प्रोवाइड करता है लिवर। तो लिवर के कई सारे फंक्शन हैं, बट जब लिवर काम नहीं करता है, सिरोसिस हो जाए, तो ये जो ब्लड है लिवर को नहीं जाके बाकी जगह जाता है। जैसे एक तो है फूड पाइप, हमारी जो खाने की नली है उसमें सारा ब्लड जाना शुरू कर देता है, क्योंकि लिवर में बहुत रेजिस्टेंस आ रहा है इस ब्लड को। तो इससे क्या होता है कि खून की नसें लिवर में अन्न नली में सूज सकती हैं, खून की उल्टी हो सकती है, काले रंग के संडास हो सकते हैं, पीलिया हो सकता है, शरीर में अमोनिया बढ़ सकता है, कभी कभी लिवर में कैंसर की गांठ भी हो सकती है। तो ये लिवर के कॉम्प्लिकेशन है। पेट में पानी भरना सॉरी पैर में सूजन होना, ये सब लिवर के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं सॉरी। तो वो होने से पहले अगर हम थैंक यू तो ये सब होने से पहले अगर हम हेपेटाइटिस सी, बेस्ट तो यही रह गया कि हेपेटाइटिस सी हो ही ना, और वो कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं वो बात करेंगे। लेकिन अगर एक बार हेपेटाइटिस सी हो गया है, अगर हम रेगुलर टेस्ट करते रहें हर साल, तो हमें पता चलेगा कि हेपेटाइटिस सी है, और फिर उसका जल्दी टाइम पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं ताकि हेपेटाइटिस सी ज़्यादा बढ़े ना, अगर हम उसे जड़ से ही निकाल सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर एक बार हेपेटाइटिस सी हो जाए तो 80% लोगों में वो क्रॉनिक हो जाता है, मतलब वो शरीर में रहता है, और इनमें से 20% लोगों में सिरोसिस हो सकता है। थैंक यू।
तो इनमें 20% लोगों में सिरोसिस हो सकता है और आगे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये हम हमेशा बोलते हैं कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स को हर साल जैसे वो बाकी टेस्ट करते हैं, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV करते रहना चाहिए, जैसे डॉक्टर मर्चेंट ने इसके बारे में बताया। और ये बहुत ज़रूरी है कि बोलना कि हमें कोई सिम्टम्स नहीं है का मतलब ये नहीं है कि हमें प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने कहा, सिम्टम्स बहुत देरी से आते हैं, हमें उससे पहले उसे पकड़ना है और उसका इलाज करना है। तो ये होता किस तरह है हेपेटाइटिस सी? सबसे कॉमन कारण तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। हमारे देश में हेपेटाइटिस सी ब्लड से 90% लोगों को ब्लड से होता है, लेकिन कुछ जगहें हैं जैसे आप नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं, मणिपुर, मेघालय, आसाम, अगर वहाँ के पेशेंट्स देखें हेपेटाइटिस सी के, उन्हें वो इंट्रावीनस ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, एक तरह से एडिक्शन है वो। उनका हेपेटाइटिस सी इंट्रावीनस ड्रग्स से ज़्यादा देखा गया है। विदेशों में सेक्सुअल ट्रांसमिशन, शारीरिक संबंध से हेपेटाइटिस सी होता है, ये देखा गया है ज़्यादा। ऑफ कोर्स ब्लड से वहाँ भी देखा गया है, क्योंकि वहाँ 1990 के बाद टेस्टिंग हो रहा है, इसलिए अब वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हेपेटाइटिस सी होना वहाँ कम हो गया है। दूसरी, डायलिसिस के पेशेंट्स में हेपेटाइटिस सी बहुत देखा जाता है, क्योंकि वही ब्लड्स के थ्रू डायलिसिस होती है, कॉमन इक्विपमेंट होता है, कॉमन नीडल्स शेयर की जाती हैं, टेक्नीशियंस वही होते हैं, उससे हेपेटाइटिस सी हो सकता है। दूसरे जो बहुत ऑब्वियस कारण नहीं है हेपेटाइटिस सी होने के, दांत। आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, कई बार डेंटिस्ट ग्लव्स नहीं पहनते हैं, जो वो सुइयाँ यूज़ करते हैं वो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में यूज़ की जाती हैं, नई सुई हर पेशेंट के लिए नहीं यूज़ की जाती, तो उससे भी हेपेटाइटिस, क्योंकि कई बार आप पता है कि जब दांत का काम होता है तो कई बार ब्लीडिंग होती है, उससे भी हेपेटाइटिस सी एक से दूसरे को हो सकता है। या बाहर कोई शेविंग करने जाए और नया ब्लेड नहीं इस्तेमाल किया जाए, उससे भी हेपेटाइटिस सी, बी, HIV, ये सारी बीमारियाँ उससे भी हो सकती हैं। और अगर ऑपरेशन हो, नीडल्स या जो भी इक्विपमेंट है वो अच्छी तरह से स्टेरलाइज नहीं किया गया है, तो भी हेपेटाइटिस सी हो सकता है। तो कई कारण हैं हेपेटाइटिस सी होने के, बट जैसे मैंने कहा, हम भारत में ज़्यादातर हेपेटाइटिस सी ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के कारण देखते हैं। तो हमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी तो ब्लड टेस्ट हो रहा है, तो भी क्यों हेपेटाइटिस सी हो रहा है? क्योंकि ब्लड तो सारा अभी टेस्ट होता है हेपेटाइटिस सी के लिए। अब ये डिपेंड करता है कि जो हेपेटाइटिस सी टेस्ट करने के लिए जो हम टेस्ट यूज़ कर रहे हैं वो कितने सेंसिटिव हैं। और एक विंडो पीरियड होता है, मतलब कि अगर सपोज़ मुझे इन्फेक्शन आज हेपेटाइटिस सी से हुआ और मैं कल टेस्ट करूं, तो मेरा ब्लड हेपेटाइटिस सी जो अभी टेस्ट anti-HCV टेस्ट है उसमें नहीं दिखाएगा, उसे हम विंडो पीरियड बोलते हैं। और ये विंडो पीरियड 2 से 3 महीने भी हो सकता है, मतलब 3 महीने तक मेरा ब्लड हेपेटाइटिस सी का टेस्ट नेगेटिव ही दिखाएगा और उसके बाद दिखाएगा। तो अगर मैं इन 3 महीनों में मैं हेपेटाइटिस सी अगर पॉजिटिव हूँ और मुझे अभी हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन हुआ है और मैं 1 महीने के बाद जाके ब्लड डोनेट करती हूँ, तो वो ब्लड बैंक मेरा हेपेटाइटिस सी नहीं पकड़ पाएगा, और ऐसे ब्लड को अगर किसी और को दिया गया तो हेपेटाइटिस सी हो सकता है। तो इसे हम बोलते हैं विंडो पीरियड। और ये विंडो पीरियड हम चाहते हैं कि टेस्ट इतनी अच्छी हो कि ये विंडो पीरियड हम कम से कम करें। और एक तरह की टेस्ट है जिसे NAT बोलते हैं, और इसके बारे में मिस्टर विनय शेट्टी आपको बताएंगे, क्योंकि ये NAT टेस्टिंग उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कोशिश की है कि ब्लड बैंक्स और ट्रांसफ्यूजन सेंटर्स में NAT टेस्टिंग हो, जिससे आपका ब्लड जो आपको दिया जाता है वो और सेफ हो जाए और हेपेटाइटिस सी का ट्रांसमिशन उससे और भी कम हो जाए। तो उसके बारे में मिस्टर शेट्टी आपको बताएंगे। सो ये मैंने आपसे बात की कि सिम्टम्स क्या है। जैसे मैंने बोला, सिम्टम्स शुरुआत में हमें बहुत कुछ पता नहीं चलेंगे, कुछ देर के बाद 15-20 साल के बाद पता चलेंगे। अब थैलेसीमिया पेशेंट्स में खास प्रॉब्लम क्या होता है कि उन्हें एक तो हेपेटाइटिस सी जैसे हो गया है या हेपेटाइटिस बी हो गया है, साथ में जैसे डॉक्टर मर्चेंट ने बताया कि लिवर में ऑलरेडी आयरन जमा हो रहा है, और ये जो आयरन लिवर में जमा हो रहा है वो भी लिवर को डैमेज कर रहा है। तो पहले ही आयरन है लिवर में, और ऊपर से अब एक और इन्फेक्शन हमने दे दिया हेपेटाइटिस सी। तो जैसे जब एक लिवर में 2 प्रॉब्लम्स आ गई तो लिवर में प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, आयरन के कारण भी, हेपेटाइटिस सी के कारण भी, हेपेटाइटिस बी के कारण भी। तो ये जो नॉर्मल पेशेंट को अगर सिर्फ हेपेटाइटिस सी हो,
उसमें जो टाइम लगाएगा हेपेटाइटिस सी लिवर डैमेज करने के लिए, थैलेसीमिया पेशेंट में टाइम कम लगता है डैमेज के लिए, क्योंकि उनमें ऑलरेडी आयरन के कारण प्रॉब्लम है। और ये हम डॉक्टर ममता आपको बहुत डिटेल में बताएंगे आयरन के बारे में, और आयरन कैसे हम कम कर सकते हैं हार्ट और लिवर में। कैसे डायग्नोज करते हैं? अभी तो हमारे पास एक ब्लड टेस्ट है जिसे एंटी HCV बोलते हैं। ये हम बोलते हैं कि लगातार साल साल में करते रहना चाहिए। और हम लिवर के टेस्ट करते हैं। एक बार हेपेटाइटिस सी डायग्नोज हो जाए फिर हम लिवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। इससे हमें आइडिया आता है आपका SGOT, PT, एल्ब्यूमिन, ये अलग अलग टेस्ट हैं, वो डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी, बट लिवर फंक्शन टेस्ट करना ज़रूरी है, जिससे हमें एक आइडिया आएगा कि लिवर में डैमेज कितना है। हम सोनोग्राफी भी करते हैं। सोनोग्राफी से हमें क्या पता चलता है कि लिवर में सिरोसिस हो गया है कि नहीं, लिवर आपका सिकुड़ गया है कि नहीं, कि सिरोसिस के कारण वो जो मैंने बोला खून की नसें बड़ी हो जाती हैं, वो खून की नसें या पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ है कि नहीं। डॉक्टर मर्चेंट ने आपको बताया कि एक टेस्ट है इलास्टोग्राफी, वो अभी तक उन्होंने कुछ थैलेसीमिया पेशेंट्स में ट्राई आउट किया है। वो हमें देखना है कि अगर हम इलास्टोग्राफी से एक्यूरेटली डायग्नोज कर पाएँ कि कितना डैमेज है, तो हो सकता है कि लिवर इन पेशेंट्स में हमें बायोप्सी करने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि बायोप्सी का मतलब है कि जो राइट साइड में लिवर है उसमें सुई डाल के माइक्रोस्कोप के अंदर देखना कि लिवर में एक्चुअली स्कार टिश्यू कितना है और कितना डैमेज है। तो ये जो नई टेस्ट उन्होंने बताई वो हमें देखना है कि वो हम कितना यूज़फुली बिना कोई बायोप्सी के यूज़ कर सकते हैं, डैमेज कितना हुआ है एस्टिमेट करने के लिए। अब हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि हेपेटाइटिस सी नहीं हो? प्रॉब्लम ये है कि हेपेटाइटिस ए, 5 तरह के हेपेटाइटिस होते हैं, A, B, C, D और E। 5 तरह के हेपेटाइटिस हैं, उनमें से B, C और D जो हैं वो ब्लड और नीडल से होते हैं। A और E जो है वो खाने पीने से होते हैं। तो जो आप आम हेपेटाइटिस के बारे में बोलते हैं कि यहाँ हेपेटाइटिस का एपिडेमिक हो गया, ये खाने पीने से जो हेपेटाइटिस होते हैं वो हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस B और C अलग है, ये खाने पीने से नहीं होते, ये नीडल से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जो मैंने बताया वैसे होते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि ये जो हेपेटाइटिस हैं ये क्रॉनिक हो सकते हैं। हेपेटाइटिस A और E क्रॉनिक नहीं होते। A और B के लिए हमारे पास वैक्सीन है, लेकिन हेपेटाइटिस C के लिए बहुत रिसर्च चल रहा है, अभी तक कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। वो क्यों? क्योंकि जो हेपेटाइटिस C वायरस है वो अपना ये जो अपीयरेंस है, तो उसका जो हम बोलते हैं स्ट्रक्चर है, वो बदलता रहता है। तो आज हम इस स्ट्रक्चर के अगेंस्ट वैक्सीन बनाएंगे, कल वो स्ट्रक्चर ही बदल गया, जिसे हम म्यूटेशंस बोलते हैं और क्वाजी स्पीसीज बोलते हैं। तो वो हेपेटाइटिस सी अपना स्ट्रक्चर लगातार बदल रहा है, इसलिए उसके अगेंस्ट बहुत सालों से मेहनत चल रही है, रिसर्च चल रहा है उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाने के लिए, पर अभी तक कोई सक्सेसफुल हुआ नहीं है कि एक वैक्सीन ले लो और आप हेपेटाइटिस सी से बच जाओ। लेकिन आपको हेपेटाइटिस ए, अगर हेपेटाइटिस ए का आपके एंटीबॉडी नहीं है, मतलब आपको अगर प्रोटेक्शन नहीं है, तो हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लेना है सबको, और हेपेटाइटिस बी का भी वैक्सीन लेना है, ताकि आपको ये इन्फेक्शंस एडिशनली लिवर में नहीं हो और आप लिवर से बचाव कर सके। हर साल टेस्ट करना है वो बताया। अगर किसी को हेपेटाइटिस सी घर में है तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हाथ बाय चांस कट जाए, खून बहे, तो और किसी का घर में उससे कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। घर में रेज़र ब्लेड, टूथब्रश वगैरह शेयर नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। दांत के डॉक्टर के पास जाएं तो आप बताएं कि हेपेटाइटिस सी है, या प्रिकॉशन लें वहाँ। और हम आपके केस में तो हम ये नहीं बोल सकते, बट जनरल पॉपुलेशन को हम बोलते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जहाँ तक हो सके अवॉइड करें। आपको तो लेने ही हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वो ज़रूरी है, बट हो सकता है जैसे डॉक्टर मर्चेंट ने कहा हाइड्रोक्सी यूरिया जैसे ड्रग्स अगर ले सके और उनसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन रोक सकें तो नथिंग लाइक इट। और ऑफ कोर्स नेट टेस्टिंग, जिसके बारे में मिस्टर शेट्टी आपको बताएंगे कि इससे ट्रांसमिशन हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट, आप में से कुछ लोगों ने ट्रीटमेंट ट्राई किया होगा। अभी तक आज की डेट में हमारे पास एक ही ट्रीटमेंट अवेलेबल है इंडिया में, और वो है ये इंजेक्शन, जो पेगिलेटेड इंटरफेरॉन इंजेक्शन जो आप लेते हैं, और साथ में ये कैप्सूल रिबावरिन। अब इनका ये आप में से कितने लोगों ने ट्रीटमेंट लिया है या ले रहे हैं? 1 2 तो 8-10 बच्चे हैं। तो अभी आपको पता होगा साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। ये हर हफ्ते हम इंजेक्शन देते हैं, जैसे इंसुलिन दिया जाता है, चमड़ी के नीचे ये इंजेक्शन दिया जाता है, और कुछ कैप्सूल्स देते हैं। प्रॉब्लम ये है, ये 6 से 12 महीने हम ट्रीटमेंट देते हैं, मगर इससे साइड इफ़ेक्ट्स कई सारे होते हैं, जैसे शरीर दर्द होना, बुखार आना, सर में दर्द होना, ब्लड काउंट कम हो जाना। पहले ही हमारा हीमोग्लोबिन लो है,
ऊपर से जब हम ये कैप्सूल्स देते हैं रिबाविरिन की, ब्लड और भी लो हो जाता है, तो आपको ट्रांसफ्यूजन्स ज़्यादा लेने पड़ते हैं। ट्रांसफ्यूजन्स ज़्यादा लेना पड़ा तो आयरन और बढ़ जाता है, आयरन और बढ़ जाता है, आपका फेरेटिन और बढ़ जाता है, तो आप बोलते हैं कि आपके चिलेटर्स बढ़ाओ, कुछ चिलेटर्स से और ब्लड काउंट्स कम हो जाते हैं। तो थैलेसीमिया के पेशेंट्स में नॉर्मल पेशेंट्स से ये ट्रीट करना और भी मुश्किल है, तकलीफ़ें और भी ज़्यादा होती हैं, और ऊपर से डिप्रेशन भी हो सकता है, थोड़े बाल भी झड़ सकते हैं, तो ये काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन अभी आज की डेट में हमारे पास यही अवेलेबल है, तो हम बोलते हैं कि जिसको हम दे सकते हैं वो क्यों ना हम ट्राई करें। हर एक पेशेंट को हम नहीं दे सकते, जिसका प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके पेट में पानी हो गया है, जिसको पैर में सूजन ज़्यादा आ रही है, उनमें ये इंजेक्शन देना ज़्यादा रिस्की हो